हेलो स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए। जिन भी स्टूडेंट्स ने यूपी जीआईसी का एग्जाम हुआ और उसका प्री का रिजल्ट आपका कल आया और प्री आपने क्वालिफाई किया, तो सबसे पहले तो आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने प्री का एग्जाम क्वालिफाई किया। ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपके लिए। अब बात आती है कि आप मेंस जब करेंगे तैयारी, तो मेंस की स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए, मेंस का पैटर्न क्या है, मेंस का सिलेबस क्या है, कैसे हम आंसर राइटिंग शुरुआत करें। सर हमें हैबिट नहीं है कि हम आंसर राइटिंग नहीं कर पाते, क्योंकि हमने एमए करे हुए 3-4 साल 5 साल हो गए, तो हमें आंसर राइटिंग की कोई भी प्रैक्टिस नहीं है या हमें वो हैबिट नहीं है। तो वो हैबिट कैसे डेवलप की जाए, तो उस सभी टॉपिक्स जितने भी आपके डाउट्स हैं मेंस आंसर राइटिंग से रिलेटेड, उस सभी डाउट जो है वो आज इस वीडियो में क्लियर होंगे आपके लिए। और मेंस की स्ट्रैटेजी हम जो है वो यहाँ पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो जब आप मेंस की स्ट्रैटेजी की बात करते हैं तो आपको एक सही रणनीति बनाना जरूरी है। अब मेन बात यहां पर आती है कि आपका 30 अगस्त को एग्जाम है और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो ये मानकर बैठे थे शायद उनका प्री क्वालिफाई नहीं होगा, तो उन्होंने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की थी। और मेरे नोन में ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स अच्छे भी आ रहे थे, तो उन्होंने भी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करी। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आंसर राइटिंग तैयार कर ली थी, स्टार्ट कर दी थी, तो वो जो है वो बहुत ही अच्छे ट्रैक पर थे, वो आगे बढ़ जाएंगे आप सभी से। लेकिन मैं ये कहूंगा कि आप भी पीछे नहीं है, आप उनको मैच कर सकते हैं। आज 23 जुलाई है और आपके पास, मैं ये जो एक्स्ट्रा दिन है इसको नहीं मान रहा हूं, और मैं मान रहा हूं कि आपके पास केवल 1 मंथ बाकी है, केवल 1 मंथ बाकी है। और 1 मंथ में आप कैसे सिलेबस पूरा करेंगे, कैसे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, उन सभी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहले तो मैं कहूंगा कि सिलेबस क्या है मेंस का, उसको आप देख लीजिए, पैटर्न क्या रहने वाला है। तो आप सभी को पता है 2 पेपर होंगे आपके। जो पेपर 1 है वो आपका जर्नल हिंदी और ऐसे का होने वाला है, और दूसरा पेपर आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट का होगा, जो आपका सब्जेक्ट है, यानी कि इकोनॉमिक्स आपका सब्जेक्ट है, जो वैकल्पिक विषय है, तो वहां से होगा। तो जो 100 मार्क्स का आपका जर्नल हिंदी होगा और 300 मार्क्स का आपका इकोनॉमिक्स होगा। अब ये जो 100 मार्क्स की हिंदी है, इसमें आपके पास क्या क्या आ रहा है, इसमें आपके पास व्याकरण आएगा और इसमें आपके पास निबंध आएगा। तो मेन बात सबसे पहले निबंध और व्याकरण, ठीक है। तो मैं एक स्लाइड लेता हूं, वहां पर इस चीज को देखता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले हिंदी की अगर हम बात करते हैं, तो हिंदी में आपको जो है 2 चीजें 100 नंबर की है। 2 चीजें, पहला आपको व्याकरण पढ़नी है, ठीक है, व्याकरण पढ़नी है, ठीक है, व्याकरण पढ़नी है, और आपका निबंध आएगा। अब जो व्याकरण और निबंध है, अगर आप उसको देखें तो ये व्याकरण 50 नंबर की है और ये निबंध भी आपका 50 नंबर का। देखिए मैं हिंदी की पहले क्यों बात कर रहा हूं बच्चे, बहुत ही डिसाइडिंग फैक्टर होने वाला है हिंदी। ये मानिए कि मेंस में आपकी जो कट ऑफ लगेगी, वो आपको जो सिलेक्शन करवाएगा वो आपका हिंदी है। अगर जिस बच्चे की हिंदी अच्छी होगी उसका सिलेक्शन होगा, तो सिलेक्शन डिसाइडिंग फैक्टर हिंदी होने वाला है, ये आप ध्यान रख लीजिए। इसको बिल्कुल भी आप हल्के में नहीं ले सकते, ठीक है। तो 100 मार्क्स का होगा ये, तो 50 मार्क्स की व्याकरण है और 50 मार्क्स का आपको निबंध लिखने के लिए आएगा। अब ये जो निबंध आएगा वो आपको 1000 शब्दों में, 1000 वर्ड में आपको जो है वो लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको पर्याप्त, मैं कहूंगा कि आप पूरा 1 घंटा ले सकते हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो हिंदी का पेपर 100 मार्क्स का 2 आवर्स का होगा, 2 घंटे का होगा। तो 2 घंटे में से 1 घंटे आप निबंध लिखने में और 1 घंटे व्याकरण करने में 50 मार्क्स, मैंने इस हिसाब से डिवाइड किया है इसको। तो अब ये जो 50 मार्क्स हैं, इनका भी डिवीजन हो रखा है। अब इनका डिवीजन कैसे है, 2 चीजों में है। पहला डिवीजन है इनका जो गद्यांश आपके पास आता है, ठीक है, गद्यांश आपके पास जो आते हैं अपठित गद्यांश, वो आएगा 20 मार्क्स का। एक क्वेश्चन होगा 20 मार्क्स का होगा, 3-4 क्वेश्चन होंगे। मैं पेपर भी दिखाऊंगा, मैं जीआईसी का पेपर भी लेके आऊं, वो भी आपको दिखाऊंगा। और व्याकरण आएगी आपके पास, व्याकरण के क्वेश्चन है, अलग अलग टॉपिक से हैं, ठीक है। तो ये आपके 30 मार्क्स के होंगे। तो ये 30 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो 6 क्वेश्चंस में, हर एक क्वेश्चन 5 नंबर का, इस तरीके से 30 मार्क्स में डिवीजन रहेगा। तो ये पूरा हिंदी का डिवीजन रहेगा, क्लियर है। तो ये मैंने आपको हिंदी का बताया, तो ये रहेगा। और फिर 300 नंबर का आपका इकोनॉमिक्स का पेपर होने वाला है, 3 आवर्स इसमें आपको मिलेंगे। अब ये जो पेपर रहेगा वो आपका 3 सेक्शंस में डिवाइडेड रहेगा। पहला सेक्शन ए जो आपके पास डिस्क्रिप्टिव है, जिसमें आपको काफी डिटेल में लिखना है, क्योंकि यहां पर आपको 250 शब्दों में आंसर देना होगा और एक क्वेश्चन आपका
25 मार्क्स का होगा। तो अगर मैं आपसे कहूं कि सबसे ज्यादा वेटेज वाला जो हमारे पास सेक्शन है वो कौन सा है, वो है हमारे पास सेक्शन ए, और यहां पर आपको 125 मार्क्स के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अप्रोक्सीमेटली यहां पर आपको अपना सबसे ज्यादा टाइम एग्जाम में देना है, एट ऑलमोस्ट 1 आवर एंड 15 मिनट्स आपको जो है वो यहां पर देना चाहिए मेरे हिसाब से, है ना। फिर आपके पास सेक्शन बी आता है जिसमें शॉर्ट आंसर टाइप है, 5 क्वेश्चन इसमें भी आएंगे, 5 इसमें भी हैं। हर क्वेश्चन 150 वर्ड में लिखना होगा और एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का होगा, तो 75 नंबर ये हो जाएंगे। लिस्ट है आपका सेक्शन यही। सी सेक्शन में कहूंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। क्यों करेगा, देखिए सी सेक्शन इंपॉर्टेंट रोल इसलिए प्ले करेगा बच्चे, क्योंकि सी सेक्शन में 10 क्वेश्चन आने हैं और ये 10 क्वेश्चन आपको बस 50 शब्दों में लिखना है, ठीक है। और यहां पर हर क्वेश्चन 10 मार्क्स का होगा, तो 100 नंबर ही हो गए। और सेकंड मोस्ट हाईएस्ट वेटेज वाला सेक्शन है हमारा। तो मैं ये मानता हूं कि ये 10 क्वेश्चन ना थोड़े आसान लेवल के आएंगे। मैं आपको पेपर भी दिखाऊंगा, आप पेपर देखना, उसमें आप खुद पहचान लेंगे कि पेपर में जो सी सेक्शन है उसके क्वेश्चंस का लेवल उतना ज्यादा हाई नहीं है या उतना इन डेप्थ नहीं लिखना है आपको। तो ये 100 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप इन 100 मार्क्स में से चूक नहीं कर सकते। आपको 100 में से 90s के 80 90s के आसपास तो आना ही आना चाहिए, अगर आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते हैं। तो अगर आप इसमें इतने ले आते हैं तो बाकी 2 सेक्शन में आपको मार्क्स लाने का जो प्रेशर होता है वो नहीं रहेगा, ठीक है। तो मैं कहूंगा कि आपको टारगेट करना चाहिए सेक्शन ए और सेक्शन सी सबसे ज्यादा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बी सेक्शन को आपको छोड़ देना चाहिए, बी सेक्शन करना चाहिए, बट टारगेटेड सेक्शन सी रहेगा पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर ए और तीसरे नंबर पर बी रहेगा, ठीक है। क्योंकि इनमें क्वेश्चंस के लेवल अलग अलग। ए तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करेगा। तो पैटर्न आपको समझ में आया। अब मैं एक काम करता हूं, आपको जो है एक क्वेश्चन पेपर को शो करवाता हूं, ठीक है। एक क्वेश्चन पेपर मैं आपको आपकी स्क्रीन पर शो करके दिखाता हूं कि कैसा पेपर जो है वो आपके पास आया है, ठीक है। तो एक बार मैं पेपर के लिए आपको दिखाता हूं। ये रहा, देखिए ये पेपर आया था आपका जीआईसी में, ठीक है। और ये पेपर अगर आप देखें तो ये 2021 की वैकेंसी वाला पेपर है। अब यहां पर मैं पहले इकोनॉमिक्स का पेपर आपको दिखा रहा हूं कि इकोनॉमिक्स का पेपर कैसा था। इसको थोड़ा सा हम जूम आउट कर लेते हैं। अब यहां पर 300 मार्क्स, अगेन 3 घंटे, वही जो मैं पैटर्न पहले भी बता चुका हूं। अब ये पैटर्न सेम रहा। अब देखिए यही सेम जो मैंने आपको बताया कि 20 क्वेश्चन आएंगे ए सेक्शन में, 5 आपके पास जो है वो क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है। ए सेक्शन में आपके पास 5 क्वेश्चन रहने वाले हैं, बी में भी 5 और सी में भी 5-5 क्वेश्चन सभी सेक्शन में आपके पास रहने वाले हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद यहाँ पर वर्ड्स भी लिखे हुए हैं, 250 वर्ड, 150 वर्ड और 50 वर्ड्स में लिखना है। इंग्लिश और हिंदी दोनों में आप लिख सकते हैं, इसमें कोई भी आपके वो नहीं है कि रिस्ट्रिक्शन की आपको इतने में ही लिखना है। तो देखिए सी सेक्शन में आपको दिखाता हूं। देखिए अब इसके क्वेश्चंस का लेवल देखिए, सी सेक्शन है आपके पास, ठीक है। सी सेक्शन में आप क्वेश्चंस का लेवल देखिए कि आपके पास सबसे पहला क्वेश्चन, डिस्कस इन ब्रीफ द कॉन्सेप्ट ऑफ होमोजीनस प्रोडक्शन फंक्शन। होमोजीनस प्रोडक्शन फंक्शन यानी कि समरूप उत्पादन फलन की अवधारणा को समझाना है। तो होमोजीनस प्रोडक्शन फंक्शन आप बता दोगे, इक्वेशन वगैरह लिख दोगे, 10 मार्क्स मिल जाएंगे। 50 वर्ड्स के आसपास लिखना है आपको, 50 शब्दों में, तो इजी है। इसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल इंक्लूजन, यानी कि वित्तीय समावेशन का क्या मतलब है, आसान क्वेश्चन। डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, सबसे आसान क्वेश्चन कहूंगा मैं इसे। फिर इसके बाद आपके पास लिक्विडिटी ट्रैप, देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। ब्रीफ नोट ऑन कार्बन क्रेडिट्स, कंपनीज को कार्बन क्रेडिट्स दिया जाता है, इंडस्ट्रीज को, उसके बारे में है। डिस्कस द ब्रीफ कंडीशन ऑफ मेक इन इंडिया प्रोग्राम, सक्सेस ऑफ मेक इन इंडिया प्रोग्राम, देख रहे हो। फिर इसके बाद अर्बन मिशन के ऊपर एक नोट लिखना है, ये इंडियन इकोनॉमी से क्वेश्चन है, इंडियन इकोनॉमी से, है ना। फिर इसके बाद बेनिफिट ऑफ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी जो हमारे देश में किया गया उसका क्या फायदा है, आसान है। फिर प्रिंट आउट द इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर यूज एफिशिएंसी इन इंडिया, ये भी इंडियन इकोनॉमी का क्वेश्चन है। भारत में वाटर यूज एफिशिएंसी कैसे होनी चाहिए, भारत में जल उपयोग क्षमता की महत्वता को रेखांकित कीजिए। और लास्ट, टाइप ऑफ कोरिलेशन एंड एक्सप्लेन द यूज ऑफ रैंक कोरिलेशन, आसान स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन, ठीक है। तो देख सकते हैं आप, मतलब यहां पर जो क्वेश्चन था इस वाले सेक्शन में 100 मार्क्स में, क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल नहीं थे। बट अगर आप सेक्शन बी देखें तो सेक्शन बी में क्वेश्चन यहां पे भी आसान नहीं है। देखिए सबसे आसान क्वेश्चन ये रहा,
नो प्रोड्यूसर कैन बी इक्विलिब्रियम इन अनलेस एंड मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट आर इक्वल। एमआरएमसी अप्रोच से प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम आता है, तो वो इसी में क्यों आता है? कोई उत्पादकता तब संतुलन में होता रहता है जब उसे सीमांत आय और सीमांत लागत बराबर नहीं होती। इसकी समीक्षा करनी है। नहीं होता भाई, ऐसा नहीं होता, नहीं होती नहीं लिखना, आपको लिखना है कि हाँ बिल्कुल ये इक्विलिब्रियम की इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इसको आपको समझाना है। 150 वर्ड्स में इसका आंसर लिखना है, डायग्राम बनाना है, टेबल बना सकते हैं। फिर ट्रेड साइकिल इज अ प्योरली मॉनेटरी फिनोमेना। अगेन ट्रेड साइकिल से क्वेश्चन आया, इंपॉर्टेंट है। फिर बैंक रेट, रेपो रेट के ऑपरेशंस को मोर इफेक्टिव कौन सा है इनमें से, ये बताना है रीजंस के साथ। अगेन इजी क्वेश्चन है, ये भी इतना मुश्किल नहीं है। ग्रीन रेवोल्यूशन का इकोलॉजिकल इंपैक्ट बताना है, हरित क्रांति का परिस्थितिकी प्रभाव को बताना है। और फिर टाइम सीरीज के कंपोनेंट्स बताने हैं कि टाइम सीरीज के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। यहाँ पे भी इतना मुश्किल नहीं है, बट जो सेक्शन ए है आपके पास, ये थोड़ा डिटेल्ड वे में आपको आंसर्स लिखने हैं। लाइक आपको एक में दो दो क्वेश्चंस टाइप लिखने हैं, जैसे इनएक्युरेट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इज द मेन ऑब्स्टेकल इन द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया, डू यू एग्री, सजेस्ट मेजर टू ओवरकम दिस डिफिकल्टीज, इस डिफिकल्टीज के कुछ उपाय बताइए, निपटने के लिए कैसे निपटेंगे हम। तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चन हैं, देख सकते हैं। ये आपको ट्रिप से क्वेश्चन आ गया यहाँ पर, है ना, इंटरनेशनल ट्रेड सा। ये पब्लिक एक्सपेंडिचर से क्वेश्चन है, पब्लिक फाइनेंस का। फिर ये आपका मैक्रो से है, कैम्ब्रिज अप्रोच का। आज मैंने अपनी वीडियो में इस क्वेश्चन को कराया भी था। आज की जो डे 5 वाली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस क्वेश्चन है, उस वीडियो में आपको इसका आंसर देखने को मिल भी जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद आप देखिए माइक्रो से क्वेश्चन आया है, with the reference to consumer equilibrium, how does indifference curve approaches overcome to difficult cardinal utility marginal system explain, इसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं और होपफुली आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। मैं आपको हिंदी का पेपर भी दिखा देता हूँ। ये रहा, देखा, हिंदी का पेपर है 2020 का, ठीक है, जिसमें सामान्य हिंदी और निबंध दोनों ही है। 100 नंबर का है, 2 घंटे हैं आपके पास। तो ये देखिए, ये एक गद्यांश है और इस गद्यांश के 4 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं 20 मार्क्स में। ये 4 नंबर का, 4 नंबर का, 2 नंबर का, 10 नंबर का। गद्यांश का मूल भाव संपेक्ष में प्रस्तुत कीजिए, जैसे प्रेसी राइटिंग करते थे आप इंग्लिश में, है ना, वैसा ही सेम है, देख लीजिए। फिर इसके बाद 6 क्वेश्चन देखिए, शुद्ध वाक्य लिखना है इनका, है ना। फिर पर्यायवाची शब्द लिखने हैं, पर्याय शब्द लिखने हैं। फिर इसके बाद मुहावरे और लुकिक्सी से क्वेश्चन आया है। फिर इसके बाद आपके पास यहाँ पर पदों का विग्रह करके समास का नाम लिखना है और प्रश्नों के उत्तर लेने हैं। ये कुछ प्रश्न दे दिए हैं, इनके उत्तर लेने हैं। अब देखिए कि मतलब नॉर्मल, ये भी अगेन व्याकरण से क्वेश्चन है, ऐसे कोई क्वेश्चन यहाँ पर नहीं है। इन शब्दों का शुद्ध रूप लिखना है भाई, इन शब्दों को शुद्ध लिखिए कि सही लिखें, पैतृक लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसे कुछ आपको लिखना है। और ये निबंध के टॉपिक आए थे, 50 नंबर का एक निबंध था, 1000 शब्द में लिखना था। तो ये 6 टॉपिक में से किसी भी एक विषय पर, किसी भी एक विषय पर लिखना है। तो देखिए ऑप्शंस बहुत अच्छे दिए, ऐसा नहीं है कि आपको ऑप्शंस कम दिए, मतलब ऐसा नहीं है कि 2 या 3 टॉपिक दे दिए और आपसे कहा इनमें से किसी एक टॉपिक से लिखिए। 6 टॉपिक हैं पर्याप्त मात्रा में, किसी ना किसी एक पे तो आपको आएगा ही आएगा, उसमें से आप लिख सकते हैं। तो ये पेपर मैंने आपको दिखाया और होपफुली आपको समझ में आया होगा कि पैटर्न कैसा रहने वाला है आपका एग्जाम का, ठीक है। तो मैं दोबारा से अपनी स्लाइड्स पर चलता हूं, ठीक है, और फिर हम वहां पर उसको देखते हैं। चलिए, और कुछ चर्चा भी करेंगे उसके साथ साथ, ठीक है। अब देखिए, तो हमने पैटर्न देख लिया, एग्जाम पैटर्न कैसा रहने वाला है। अब देखिए सिलेबस क्या है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये टॉपिक्स हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में टॉपिक्स हैं, है ना। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। और मनी एंड बैंकिंग है, पब्लिक फाइनेंस है, इंटरनेशनल ट्रेड है। यहाँ पर थ्योरीज नहीं लिखी हुई, इंटरनेशनल ट्रेड की थ्योरीज भी आएंगी, ठीक है, थ्योरीज भी हैं, है ना, वो मैं शायद लिखना भूल गया हूँ। इंडियन इकोनॉमी है, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स है, जहां पर आपके पास पूरा स्टैटिस्टिक्स आएगा। यहाँ पर आप ये भूल जाइए कि यहाँ पर इकोनोमेट्रिक्स से क्वेश्चन आएगा, नहीं, इकोनोमेट्रिक्स से मुश्किल है। इकोट्रिक्स जो है वो क्वेश्चन यहाँ से नहीं आने वाला। आप केवल स्टैटिस्टिक्स को तैयार कर लीजिए, इन टॉपिक्स को। इनमें से देखिए अभी जो मैंने क्वेश्चंस कराया, एक क्वेश्चन कोरिलेशन से था, एक क्वेश्चन टाइम सीरीज एनालिसिस से था। तो ये 2 क्वेश्चन आपको इन 2 टॉपिक से देखने को मिले, है ना। तो ऐसे ही टॉपिक्स आपके पास रहेंगे। अब बात आती है कि आंसर राइटिंग कैसे करें सर। तो मैं देखिए आपके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था, ये वाला वीडियो आप देख सकते हैं कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, एक अच्छा आंसर कैसे लिखें। इसके लिए मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो बनाया हुआ है,
तो आप सबसे पहले तो इस वीडियो को वॉच करें, इसमें मैंने आपको स्ट्रैटेजी बहुत डिटेल में बताई है। फिर मैं ऐसे वीडियोस आपके लिए बना रहा हूँ डे 1 डे 5 तक। आज हमारा 5th डे था, ठीक है, 5th डे था आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की। ये वीडियोस जो हैं वो डेली 12:30 मेरे चैनल पर आती हैं, और 12:30 आप जो है डेली लाइव, मैं लाइव कराता हूँ, ऐसे नहीं वीडियो आपको देता हूँ, लाइव क्लासेस के थ्रू ये जो है हम सेशंस को कवर करते हैं। तो यहाँ पर हम जो है वो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं, और ये जीडीसी और जीआईसी लेक्चर दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप किसी भी की भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, दोनों एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इन सीरीज को देख सकते हैं मेरी। ठीक है, तो ये हमारे पास स्ट्रैटेजी रहेगी, और मैं आपको और भी थोड़ा डिटेल में बताना चाहूंगा, क्योंकि कोई कोई बच्चा चाहेगा कि शायद हम ये फॉलो ना करें, तो उनके लिए भी थोड़ा मैं बता देता हूं। तो अगर आप मेरी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस वीडियोस फॉलो नहीं करना चाहते, अगर करोगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि मैं डेली 2 क्वेश्चंस आपको करा रहा हूं, और ये क्वेश्चंस धीरे धीरे करके 3 4 ऐसे ऐसे करके बढ़ाते हुए, इंक्रीज करते हुए ले जाऊंगा। अभी आपको हैबिट्स लगवा रहा हूं। अब अगर किसी बच्चे को हैबिट नहीं है कि मुझे आंसर राइटिंग लिखने की बिल्कुल भी हैबिट नहीं है, तो आप क्या करें, अभी एलटी ग्रेड का आपका हुआ था सोशल साइंस वाला पेपर। सोशल साइंस वाले पेपर में आप जो है इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। ठीक है, एलटी ग्रेड का ही कॉमर्स का पेपर वहां पे भी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आए हैं, उन क्वेश्चन को करें। अब देखिए ये क्वेश्चंस ना थोड़े इजी होंगे, मतलब ये आपका थोड़ा इजी लेवल होगा। तो आप क्या करेंगे, जब इन क्वेश्चंस की राइटिंग करेंगे तो आप देखेंगे कि आप इनका आंसर्स बहुत इजीली लिख पा रहे हैं, आपको आंसर लिखने में इनकी ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आने वाली। तो क्या होगा, आपके माइंड में आपको एक हैबिट डेवलप होगी कि आंसर राइटिंग हो सकती है मुझसे और मैं कर सकता हूं। ठीक है, तो आप इस तरीके से आंसर राइटिंग डेवलपमेंट प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि हर एक किसी का माइंड जो है वो अभी यही है कि जिन्होंने पहले से तैयारी नहीं करी तो प्रैक्टिस नहीं है, वो हैबिट नहीं बनी हुई, तो हैबिट डेवलप करने के लिए बता रहा हूं। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सर एलटी ग्रेड का लेवल रहने वाला है, कि सर बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पूछेंगे, नहीं, इसका लेवल थोड़ा हाई जाएगा। अभी पेपर मैंने आपको दिखाया, इतना हल्का लेवल नहीं था। बट अगर आप कहें कि सर यूपीपीएससी में आपके हमारे पास ऑप्शनल का पेपर होता है, तो उस ऑप्शनल पेपर इकोनॉमिक्स की हम जो है उनके पेपर्स को सॉल्व करें, तो मैं आपसे कहूंगा कि ये जो है वो काफी हार्ड हो जाएगा, इनका हार्ड लेवल है। मतलब ऐसे लेवल के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, बट इतने नहीं पूछे जाएंगे। उनमें से आप थोड़े इजी वाले पैटर्न को पकड़ सकते हो, वहां से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो जो आपके पास 125 मार्क्स जो हैं, जो 25 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को आप इन पेपर से प्रैक्टिस कर सकते हैं, इनको टारगेट कर सकते हैं। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है कि आपको पता है एचपीएससी, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, हरियाणा में जो पीजीटी का एग्जाम होता है, 2 एग्जाम होते हैं। एक तो इनका स्क्रीनिंग एग्जाम होता है, ठीक है, और एक इनका होता है नॉलेज, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट। ठीक है, तो इनका जो स्क्रीनिंग एग्जाम है वो तो ऑब्जेक्टिव होता है, यानी कि एमसीक्यू बेस्ड ही होता है, तो वो तो हमें नहीं करना है प्रैक्टिस। लेकिन जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है इनका, ये इनका सब्जेक्टिव होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है। तो आप इस वाले पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं और इन क्वेश्चंस को तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो पीजीटी के जितने भी प्रीवियस पेपर्स होंगे एचपीएससी के, वो आप सॉल्व कर लीजिएगा, वहां से आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। अब नेक्स्ट बात आती है कि और भी पेपर कहां से मिलेंगे। तो अभी आपने देखा केवीएस, एनवीएस और ईएमआरएस, इन तीन संस्थाओं के एग्जाम्स आए, वैकेंसी आई। तो इनके पैटर्न भी सेम था, टायर 1 एंड टायर 2। तो टायर 2 जो है वो एमसीक्यू भी था इसमें, और आपके पास जो है वो डिस्क्रिप्टिव भी था। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव भी था। तो इसका जो डिस्क्रिप्टिव वाला पेपर है, उस पेपर में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करें। तो ये मैंने आपको एक यहां से भी क्वेश्चन दे दिए, तो ये आपको कुछ रिसेंट क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। जैसे एचपीएससी का भी आप देखो 2024 का शायद क्वेश्चन पड़ा हुआ है पेपर, और अभी केवीएस एनवीएस तो 2025 वाला 26 वाला लेटेस्ट है ही, एलटी ग्रेड 2026 वाला लेटेस्ट है ही। तो ये कुछ लेटेस्ट पेपर हो जाएंगे। और बाकी आप जो है यूपीएससी के देख सकते हो, यूपीएससी के भी पेपर देख सकते हो ऑप्शनल वाले। और आप सभी को पता होगा यूपीएससी में एक आईएएस की वैकेंसी निकलती है, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज की। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि आप उसके सारे पेपर सॉल्व कर लो, क्योंकि
उसके पेपर्स आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, उसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स में अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। तो ये इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज जो है उसके आप पेपर ले सकते हैं, रिसेंट वाले पेपर ले सकते हैं, और उन पेपर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। बट मैं ये कहूंगा कि अगर वो क्वेश्चन सॉल्व ना हो तो आप डिमोटिवेट मत होइए, क्योंकि इनका लेवल थोड़ा हार्ड रहेगा, तो शायद आपसे वो नहीं होंगे, आपको लगेगा सर ये हमसे नहीं हो रहे हैं। बट जीडीसी वाले जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, तो जीडीसी वाले बच्चे इन पेपर को जरूर सॉल्व करें। तो मैंने कंटेंट आपको बताया, बाकी अगर नहीं करना चाहते आप इतना सारा, तो मेरे साथ इन वीडियोस में जुड़िए, कोई डाउट ही नहीं है, कोई समस्या ही नहीं है ना। ये जो डेली सीरीज चल रही है, डेली 12:30 आप मुझे मिल सकते हैं, डेली 12:30 हम जो है क्लास करेंगे। और अभी मैं 2 क्वेश्चंस करा रहा हूं, फिर धीरे धीरे हम और क्वेश्चंस करेंगे। अब बात आती है कि सर हमारा जो हिंदी है वो वीक है, वो कैसे सॉल्व होगा। तो मैं आपसे कहूंगा कि अगर आप मार्केट में से किसी और पर्सन का कोर्स लेकर तैयारी कर सकते हैं तो करें, क्योंकि टाइम कम है और आप रिसोर्सेज ढूंढते रह जाएंगे। रिसोर्सेज ढूंढने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, 1 मंथ है, सिलेबस कंप्लीट करो जल्दी से और प्रैक्टिस राइटिंग में लगो। और मैं ये कहूंगा सिलेबस कंप्लीट करने के साथ साथ प्रैक्टिस करते रहो, सिलेबस पढ़ते रहो, जो भी टॉपिक लग रहा है नहीं आ रहा है उस टॉपिक को पढ़ो, फिर उसके आंसर राइटिंग करो, ऐसे साथ के साथ करते रहो। अगर आप सिलेबस कंप्लीट करोगे फिर आंसर राइटिंग पे जाओगे, बहुत डिले हो जाएगा। ठीक है, साथ के साथ करते रहो। तो बाकी इस वीडियो में मुझे आप सभी को यही इंफॉर्मेशन देनी थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी हम नेक्स्ट वीडियोस में, अगर आपका कोई डाउट रहता है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। बाकी हम नेक्स्ट वीडियोस में और भी डिस्कस करते हैं।